स्टूडेंट्स, आई एम संगीता बट योर ईवीएस टीचर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 10 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज पॉटरी एंड टेक्सटाइल। पॉटरी मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन बनाना और टेक्सटाइल मीन्स होता है कपड़े। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम मिट्टी के बर्तन बनाना व्यक्ति कैसे सीखा था और कपड़े किस तरह से उन्होंने बनाना शुरू करे थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन द वेरी बिगिनिंग मीन्स शुरुआत के समय में अर्ली ह्यूमन वॉज अ फूड गैदर। जो पुराने समय में जो लोग थे वे भोजन को इकट्ठा करते थे। ही डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ ग्रोविंग फूड, क्योंकि उन्हें भोजन को कैसे उगाते हैं वो नहीं पता था, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। ग्रेजुअली ही सेटल्ड एट वन प्लेस एंड स्टार्टेड ग्रोविंग फूड। धीरे धीरे उन्होंने एक स्थान पर सेटल होना मीन्स एक स्थान पर रहना सीखा और उन्होंने भोजन को उगाना सीखा मीन्स फसल को उगाना सीखा। एज ही प्रैक्टिसाइज एग्रीकल्चर, इस तरह उन्होंने कृषि के क्षेत्र में खूब प्रैक्टिस करी। ही बिगन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर ग्रेन्स, उसके बाद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाना शुरू कर दिया। ही नाउ नीडेड टू स्टोर द सरप्लस ग्रेन। वे नहीं जानते थे कि ये जो अनाज वे उगा रहे हैं उसको कहाँ पे स्टोर किया जाए, कैसे उसको संभाल के रखा जाए ताकि वह लॉन्ग टाइम तक इसको सुरक्षित स्टोर करके रख सके। मैन स्टार्टेड मेकिंग पोट्स, तब लोगों ने बर्तन बनाना शुरू किया था। These were used for cooking food and storing grains. फिर लोगों ने जो पॉट बनाना मीन्स बर्तन बनाना शुरू करा, फिर उस बर्तनों के अंदर उन्होंने अनाज को स्टोर करना शुरू कर दिया। Such vessels were made of clay. The art of making these things out of clay is called pottery. और ये जो बर्तन वे बनाते थे वे मिट्टी के द्वारा बनाते थे, मिट्टी से बनाते थे, और मिट्टी से बर्तन बनाने की इस कला को ही पॉटरी कहा जाता है। अर्ली मैन प्रिपेयर्ड द क्ले बाय kneading it well and then rolled it between the palms of his hand and made it into a long coil. जो पुराने जो लोग थे वे मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को अच्छे से गूंथते थे, है ना, उसको गीला करके उसको अच्छे से, जिस तरह से मम्मी रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है ना, उस तरह से वो मिट्टी को पानी से गीला करके उसको अच्छे से गूंथा जाता था। उसके बाद उसको दोनों हथेलियों के बीच में उसका रोल बनाकर उसकी लंबी सी कोयल बनाते हैं और उसके बाद उससे बर्तन बनाए जाते थे। दिस ही मेड इनटू अ रिंग, उसके बाद वह एक रिंग बन जाती थी। ही मेड अ पोट बाय पुटिंग द रिंग्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, और जो वो उसे वो जो मिट्टी होती थी उस मिट्टी को एक रिंग के ऊपर रखा जाता था और उसके बाद उससे बर्तन बनाए जाते थे। इस तरह की जो रिंग होती थी, ये जो आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं, ये राउंड शेप में दिखाई दे रही है ना, इस तरह की रिंग के ऊपर उस गूथे हुए मिट्टी को रखकर उससे बर्तन बनाए जाते थे। दिस पॉट वॉज देन ड्राइड इन द सन एंड पुट इन फायर। अब जो बर्तन बन जाता था उस बर्तन को ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से पका नहीं था, अच्छी तरह से सूखा नहीं था, वह अभी कच्चा था। इसलिए उसको सुखाने के लिए पहले उसको धूप में रखा जाता था, उसके बाद उसको आग के अंदर डाला जाता था, जलती हुई आग में। दिस वॉज नोन एज फायरिंग पोट्री, जिसे हम फायरिंग पोट्री के नाम से जानते थे। तो इस तरीके से पुराने ज़माने के लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया था। When the potter's wheel was invented, making pots become easier. जब एक पहिए का आविष्कार हो गया था, मिट्टी के पहिए को उन लोगों ने बना लिया था, तो उस
मिट्टी के पहिए के ऊपर, व्हील मीन्स होता है पहिया, है ना, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पर मिट्टी को रखकर उसको इजीली घुमाया जाता था और उसको दोनों हाथ के बीच में दबा दबा कर उसका एक अच्छे शेप में बर्तन को बनाया जाता था। जब मिट्टी के पहिए का उन्होंने आविष्कार किया, उसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाना इजी हो गया, आसान हो गया। एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीतता गया, द पोटर्स व्हील बिकेम बेटर एंड बेटर। पोटर का जो वो व्हील है जिसके ऊपर वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, वह और अच्छा बनता गया। टुडे इलेक्ट्रिक व्हील इज़ यूज्ड टू मेक पोट्री। आजकल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हील का यूज़ किया जाता है, मीन्स उसको बैटरी के द्वारा चलाया जाता है ताकि वह आसानी से घूमता रहे और जो पोटर है वह अपने हाथों की सहायता से उसको शेप देकर इजीली आसानी से मिट्टी के बर्तन बना सके। स्टेप्स इन मेकिंग अ पोट ऑन पोट्रीज व्हील। पोट्री वाले व्हील पे जो जिस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया जाता है, तो उसकी यहाँ पे कुछ स्टेप्स दी गई हैं। फर्स्टली व्हील के ऊपर इस तरह का मिट्टी का डो रखा जाता है, फिर उसको दोनों हाथों की सहायता से घुमाया जाता है, देन आफ्टर उसको धीरे धीरे शेप में लाया जाता है, अगेन उसको और बेटर शेप में डालकर फिर जो कंप्लीट पॉट बनता है तो वो इस तरीके से आपका बनके तैयार हो जाता है, जिसे उस व्हील पे से निकाल लिया जाता है और उसको धूप में सुखाकर आग में फायर करने के लिए डाला जाता है। इस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इट इज़ एक्चुअली एन आर्ट टू शेप अ पॉट ऑन अ पोटर्स व्हील। एक्चुअली ये एक कला है जो कि मिट्टी के वो जो पहिया होता है, व्हील जो होता है, उसके ऊपर मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। यू नीड टू कीप वन हैंड इनसाइड एंड वन आउटसाइड द क्ले। इसके लिए जो डो होता है उसे पहिए के ऊपर रखकर एक हाथ जो पोटर होता है उसका एक हाथ जो होता है उस बर्तन के अंदर होता है, दूसरा हाथ उसका बाहर होता है। द पोट हैज़ टू बी शेप्ड अपवर्ड। उसके बाद जो पोट होता है वह ऊपर की तरफ एक शेप में बनता जाता है। इट हैज़ टू बी शेप्ड इन द एग्जैक्ट सेंटर of the wheel. The pot is then removed from the wheel by running a thin wire under it. The pot is now ready to be fired in the kiln. अब क्या होता है, जैसे जैसे पोट उस पहिए के ऊपर घूमता जाएगा और जो पोटर है उसको अपने हाथों की सहायता से एक शेप देता जाएगा, जब पोट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो उसे एक तार की सहायता से, है ना, एक वायर की सहायता से उसको उस व्हील पे से हटा दिया जाता है और अब वह पोट आग में डालने के लिए या किलन में डालने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वह अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और वह मजबूत बन सके। अब किलन क्या होता है? व्हाट इज किलन? तो अ किलन इज अ काइंड ऑफ ओवन। जो किलन होता है वह एक प्रकार का ओवन होता है। इन विच क्ले पोट्स आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर, जिसमें जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसे हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है जिससे कि वह जो मिट्टी का बर्तन है वो इजीली सूख जाए और वह थोड़ा मजबूत हो जाए। दे आर टेकन आउट व्हेन दे बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जब उस किलन में से उन बर्तनों को निकाला जाता है तो वे मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। Before the potter's wheel was invented, all the pots were made with hands. Means पोटर व्हील्स के आविष्कार से पहले जो भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वे हाथों के द्वारा बनते थे। अब हम देखेंगे अ कॉइल्ड पॉट। क्ले इज नीडेड एंड रोल्ड इनटू रोप्स और कॉइल्स। क्ले को मीन्स मिट्टी को पहले पानी के साथ गूंथा जाता है ना, पहले उसको गूंथा जाता है, उसके बाद उसे एक शेप में डाला जाता है
है ना। आपने देखा होगा कि मिट्टी के बर्तन बनाते समय पहले मिट्टी को अच्छे से पानी के साथ गूंथ लिया जाता है, उसके बाद उसे किसी रस्सी या कॉइल्स के सहारे उसे शेप में राउंड शेप में दिया जाता है। देन इट इज़ रेप्ड इन एन अपवर्ड सर्कल टिल इट लुक्स लाइक अ पोट। और जब तक कि उसे ऊपर की तरफ तब तक रेप्ड किया जाता है, तब तक लपेटा जाता है जब तक कि वह एक पोट के शेप में नहीं दिखाई दे। ये अभी हमने कॉइल्ड पोट के बारे में पढ़ा है कि कॉइल्ड के द्वारा पोट को कैसे बनाया जाता है ना। कॉइल्ड के द्वारा पोट को बनाने के लिए जो मिट्टी का जो डो बनाया जाता है उसको पहले रोल बनाकर उसे रस्सी या कॉइल के ऊपर लपेटा जाता है, ठीक है। और उसे ऊपर की तरफ एक सर्कल में तब तक घुमाया जाता है जब तक कि वह एक शेप में ना आ जाए, तब जब तक कि वह एक आकार में ना आ जाए और एक पोट ना बन जाए। अब हम देखेंगे अ पिंच पोट, मीन्स पिंच के द्वारा कैसे पोट को बनाया जाता है। क्ले इज टेकन एंड पिंच्ड बिटवीन द फिंगर एंड थम्स टू मेक द शेप। क्ले को हाथों में लेकर उसे अपनी उंगलियों के बीच में पिंच करके, मीन्स अंगूठे थंब जो होता है आपका थंब और फिंगर के बीच में उसको पिंच करके उसे एक शेप दिया जाता है जिसे हम पिंच पोट के नाम से जानते हैं। अ बास्केट पोट, क्ले इज पुट इनटू अ बास्केट। जो गूथा हुआ जो क्ले होता है, जो मिट्टी होती है, उसको एक बास्केट में डाल दिया जाता है ना, मीन्स एक सांचे में डाल दिया जाता है। इस टाइम अ पोट हैज टू बी मेड। अ न्यू बास्केट इज प्रिपेयर्ड एज द बास्केट गेट बर्न ड्यूरिंग द फायरिंग ऑफ द पोट। तो जो डो होता है वह बास्केट में डाल दिया जाता है और कुछ समय के बाद वह जो बास्केट का जो डो है वह एक बास्केट का शेप ले लेता है और एक नया मिट्टी का बास्केट प्रिपेयर्ड हो जाता है, बन जाता है। जब इसको फायरिंग में डाला जाता है तो जो बास्केट जो है वो जल जाता है और जो मिट्टी का जो बास्केट बनता है वो आपका मजबूत और स्ट्रॉन्ग होके एक बास्केट पॉट के रूप में आपके पास अवेलेबल होता है। ट्राई टू मेक अ कॉइल पॉट एंड अ पिंच पॉट विथ आटा डो फ्रॉम द किचन। आप इसको अपने किचन में आटे का जो डो होता है उसकी सहायता से ट्राई करके भी देख सकते हो, ठीक है। आप एक आटे का डो लीजिए और उसको पिंच की सहायता से दबाकर एक शेप बना दीजिए तो वो आपका पिंच पॉट बन जाएगा, है ना। और आटा लेकर उसके बास्केट के ऊपर रखिए और कुछ समय के बाद देखेंगे तो आपको एक बास्केट के शेप में आटे से बना हुआ एक पोट प्राप्त होगा। तो ये आप अपने किचन में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मैन ऑलवेज ट्राई टू मेक ब्यूटीफुल थिंग्स। लोग जो होते हैं वे हमेशा कोशिश करते हैं कि वह सुंदर सुंदर चीज़ें बनाएं। ही मेक्स ब्यूटीफुल पॉटरी बाय डेकोरेटिंग इट विथ सीड्स, शेल्स, स्टोन्स एक्सेट्रा। और वह इन पॉट्स को सुंदर बनाने के लिए कई प्रकार के बीजों का, कई प्रकार की शेल्स का और कई प्रकार के चमकदार स्टोन्स का यूज़ करता है। पॉटरी कैन आल्सो बी ग्लेज्ड। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें भी चमकदार, ग्लेज्ड मीन्स होता है चमकीला या चमकदार, बनाया जा सकता है। दिस मेक्स इट स्मूथ एंड फ्री। जब मिट्टी के बर्तन को चमकदार बनाया जाता है उसके बाद वह चिकना और पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इट इज़ वेरी शाइनी एंड मोस्टली कलरफुल। ये जो डेकोरेटेड जो पोट होते हैं वे काफ़ी चमकदार और कई प्रकार की कलरफुल कलर से वह डेकोरेट किया जाता है जिससे कि वह चमकदार और शाइनी दिखाई दे। देयर आर सम स्टेप्स टू मेक अ पोट्री प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसके द्वारा हम पोट्री प्रोडक्ट को बना सकते हैं। फर्स्ट दिया गया है मेकिंग द क्ले रेडी। सबसे पहले तो आपको मिट्टी का डो तैयार करना होता है ना। सबसे पहले आप डो तैयार करोगे, उसके बाद ही तो उसको शेप में या सांचे में ढालोगे। उसके बाद शेपिंग द क्ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्ले को शेप में डालेंगे कि आपको किस शेप्स का पोट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसको शेप देंगे। बेकिंग, फायरिंग द वेजल्स। उसके बाद उसको हम आग में
उस पोट को डाल देते हैं ताकि वह अच्छे से बेक हो जाए, पक जाए। डेकोरेटिंग द पोट और वेसल्स, उसके बाद लास्ट में आपको जब पोट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो फिर उसको ब्यूटीफुल कलर के साथ, ब्यूटीफुल शेड्स के साथ, शेल्स के साथ, स्टोन के साथ उसको डेकोरेट किया जाता है। इस तरीके से हम पोट्री प्रोडक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम टेक्सटाइल पे जाएंगे। अभी हमने देखा कि पोट्री में किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, किस किस तरह से उसे डेकोरेट किया जाता है ताकि वह सुंदर दिखे, स्मूथ दिखे। अब हम देखेंगे टेक्सटाइल मीन्स कपड़े किस प्रकार से बनाए जाते हैं, धागा किस तरह से बनता है, वो प्रोसेस हम इसमें देखेंगे। ठीक है। वी डू नॉट नो व्हेन पीपल स्टार्टेड यूजिंग फैब्रिक, हम नहीं जानते हैं कि लोगों ने कपड़े का यूज़ कब शुरू किया था। मीन्स पहले जब स्टार्टिंग में अर्ली ह्यूमन थे तो उनको कपड़े का पता नहीं था, है ना। तो हम नहीं जानते कि लोगों ने कपड़े का यूज़ करना कब शुरू किया था। बट इट इज़ स्टार्टेड व्हेन मैन बिगन टू ग्रो प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, परंतु जब से लोगों ने पौधों को, पेड़ पौधों को और पालती जानवरों को पालना शुरू किया था, फैब्रिक वॉज देन मेड ब्यूटीफुल विथ पैटर्न्स एंड डिजाइंस, कपड़े को भी सुंदर सुंदर डिज़ाइन में और सुंदर पैटर्न्स में बनाना शुरू किया था। दिस कुड बी डन बाय आइदर वेविंग डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ द क्लॉथ ऑन अ मशीन कॉल्ड अ लूम और बाइंग प्रिंटिंग डिज़ाइन ऑन द क्लॉथ। और ये जो ब्यूटीफुल और अलग अलग पैटर्न्स के जो कपड़े बनाए जाते थे उसको बनाने के लिए एक प्रकार की मशीन का यूज़ किया जाता था जिसे हम लूम के नाम से जानते थे, जिसमें अलग अलग प्रकार के धागों को एक साथ विविंग किया जाता था, बुना जाता था और उसके बाद उसके द्वारा डिज़ाइनर कपड़े बनाए जाते थे। मीन्स जो लूम होता था, लूम नामक जो मशीन होती थी, उस पर अलग अलग धागे को एक साथ बुनकर डिफरेंट डिज़ाइन के कपड़े तैयार किए जा सकते थे। डिज़ाइंस आर आल्सो प्रिंटेड ऑन फैब्रिक्स, जो डिज़ाइन होता है वह कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन और प्रिंटेड दोनों करके उस कपड़े को सुंदर बनाया जाता था। Many years ago, this was done by dipping a carved wooden block in dye and pressing it on the cloth. Today big machines are used to do this. Means बहुत साल पहले की बात है, ये जो डिज़ाइनर जो कपड़े बनाने की प्रोसेस थी उसको जो लकड़ी का जो साँचा बनाया जाता था, उस लकड़ी के साँचे को डाई में, मीन्स जो कलर करने के लिए जो डाई होती थी, उस डाई के अंदर उस साँचे को डिप किया जाता था। उसके बाद जो क्लॉथ होता था, उस क्लॉथ के ऊपर उस साँचे को प्रेस किया जाता था, दबाया जाता था। उसके बाद उसको सुखाया जाता था, तब वो डिज़ाइनर प्रिंटिंग उस कपड़े के ऊपर प्रेस होती थी, बनती थी। और इस तरीके से पहले डिज़ाइनर कपड़े तैयार किए जाते थे। लेकिन आजकल डिज़ाइनर कपड़े बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है ना। आजकल लोग सब रेडीमेड कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, अच्छी अच्छी डिज़ाइन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना। तो हैंडमेड जो डिज़ाइन बनाई जाती थी उसको लोग बहुत कम पसंद करते हैं। आजकल सभी लोग मशीनों के द्वारा जो कपड़े बनाए जाते हैं उसी को हमेशा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वे काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, है ना। अब हम चलेंगे डाइज पे। अर्लियर डाइज वर मेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। पुराने समय में जो डाई बनती थी वह नेचुरल चीज़ों से, मीन्स कुदरती चीज़ों से बनाई जाती थी, जैसे कि पेड़ पौधों से या एनिमल से। परंतु आजकल जो डाई बनाई जाती हैं वह
आपको केमिकल मिक्स होगी, है ना, या सिंथेटिक डाई होगी, जो कि कई बार आप लोगों के लिए हार्मफुल भी होती है ना। बट व्हेन मशीन मेड क्लोथ केम इनटू द मार्केट, सिंथेटिक डाइज बिगन टू बी यूज। लेकिन जब से लोग मशीनों के द्वारा बनाए गए कपड़ों का यूज़ करने लग गए हैं, या जब से मशीनों द्वारा बने हुए कपड़े मार्केट में आए हैं, तब से सिंथेटिक डाई का यूज़ करना लोगों ने शुरू कर दिया है, ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, है ना। हाउ इज फैब्रिक डेकोरेटेड एंड मेड ब्यूटीफुल? हियर आर सम वेज। कपड़े को किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाया जाए, या उसको किस प्रकार से डेकोरेट किया जाए, इसके लिए यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं, कुछ वेज बताए गए हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट दिया गया है ब्लॉक प्रिंटिंग। इट इज़ डन बाय प्रेसिंग पैटर्न ब्लॉक्स इनटू पेंट एंड देन इनटू ऑन टू क्लॉथ टू मेक पैटर्न्स। जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, इसमें ब्लॉक को पेंट में डिप किया जाता है और उसके बाद उसको कपड़े के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे कि वो जिस पैटर्न का ब्लॉक होगा वो पैटर्न उस कपड़े पर छप जाएगा और वो पैटर्न आपको कपड़े पर दिखाई देगा। नेक्स्ट देखेंगे हम टाई एंड डाई। डाई करके हम किस प्रकार से कपड़े को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। इन दिस द क्लॉथ इज टाइड इनटू नॉट्स विथ थ्रेड। इस प्रोसेस में कपड़े को पहले धागे से बांधा जाता है, ठीक है, पहले कपड़े को धागे की सहायता से बांध दिया जाता है। इट इज देन डिप्ड इनटू अ डाई टू मेक कलरफुल पैटर्न्स। उसके बाद उसको जो डाई होती है उस डाई के अंदर डिप किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद जब उन धागों को खोला जाता है तो उसमें एक कलरफुल पैटर्न्स के रूप में आपको कपड़ा प्राप्त होता है। आप इसको घर पे भी करके देख सकते हैं। आप किसी क्लॉथ को लीजिएगा और उसको बीच बीच में धागे से आप बांध दीजिएगा। उस बंधे हुए कपड़े को अगर आप किसी कलर में डिप करेंगे तो जिस जगह पे कपड़ा खुला होगा, बंधा नहीं होगा, वहाँ पे आपका कपड़ा कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जहाँ कपड़ा फ्री होगा वहाँ पे वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब उस कपड़े को आप धागे से जो नोट बांधी थी उस नोट को आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपका जो कलर है वो नहीं पहुँच पाएगा और एक सुंदर सी डिज़ाइन आपको दिखाई देगी। अब हम देखेंगे एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी मीन्स होता है कढ़ाई। एम्ब्रॉयडरी इज डन विथ थ्रेड, बीड्स, मिरर एंड शेल्स। एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है उसे धागे की सहायता से, माला की सहायता से और छोटे छोटे कांच की सहायता से किया जाता है। इन बंगाल द थ्रेड एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड कांथा इज वेरी फेमस। बंगाल में कांथा नामक जो धागे की जो कढ़ाई होती है वो बहुत ही फेमस होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पिक में दिखाया गया है। इस प्रकार की जो एम्ब्रॉयडरी होती है इसे हम इस प्रकार की जो कढ़ाई होती है इसको हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, जो कि कई चीज़ों से डेकोरेट की जाती हैं। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये बंगाल में बहुत फेमस होती है, जिसे हम कांथा के नाम से जानते हैं। फुलकरी। नेक्स्ट हम देखेंगे फुलकरी इज़ द फेमस स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी इन पंजाब। फुलकरी जो है वह पंजाब की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, फेमस कढ़ाई है। इट इज़ डन विथ कलरफुल सिल्कन थ्रेड। यह जो कढ़ाई होती है ये कलरफुल सिल्क के धागों से तैयार की जाती है। मोस्टली फ्लावर्स आर मेड इन दिस स्टाइल। और इस स्टाइल में आपको अधिकांश फ्लावर देखने को मिलेंगे। ये जो फुलकरी जो कढ़ाई होती है ये मोस्टली आपको पंजाब में देखने को मिलेगी, जो कि सिल्क के धागों से बनाई जाती है और इसमें आपको सबसे ज़्यादा फ्लावर दिखाई देंगे। आई कैट। In this method, the threads of the cloth are dyed
Then thick threads are woven on a loom to make cloth with designs on it. This style is popular in Odisha. ये जो आइकेट जो होता है इसमें कपड़े के धागे को रंगा जाता है। मीन्स पहले हम देख रहे थे कि कपड़े के ऊपर कलर को डालकर उसे ब्यूटीफुल और सुंदर बनाया जाता था, लेकिन आइकेट जो प्रोसेस होता है उसमें पहले धागे को कलरफुल बनाया जाता है। अलग अलग कलर में धागे को डिप किया जाता है, उसको कलरफुल बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसका एक मोटा थ्रेड बनाया जाता है और उसको लूम के ऊपर रखकर उससे डिज़ाइनर क्लॉथ बनाए जाते हैं, जो कि ओडिशा में लोगों के द्वारा बहुत ही पसंद की जाती है। मीन्स ओडिशा जो है वहाँ पर इसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे कलमकरी। इन कलमकरी क्लॉथ इज डेकोरेटेड बाय हैंड प्रिंटिंग। दिस आर्ट इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार। जो कलमकरी जो है वह हैंड प्रिंटिंग के द्वारा कपड़ों पर की जाती है। इस प्रकार की जो प्रिंटिंग है वो मोस्टली आपको बिहार राज्य में देखने को मिलेगी। यह बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण आर्ट है, बिहार राज्य की कला है। अब हम देखेंगे बाटिक। वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कलरफुल डिजाइन। इट इज स्प्रेड ओवर द डिजाइन एंड आफ्टर इट becomes cold, the cloth is dipped in color. A variety of colors are used before the cloth is dipped in color. The wax is broken. It provides a unique pattern to the cloth. ये बाटिक जो प्रोसेस होता है इसमें जो डिज़ाइन बनाई जाती है उस पर पहले डिज़ाइन बनाने से पहले उसमें वैक्स को स्प्रे किया जाता है, वैक्स को फैलाया जाता है। इट इज स्प्रेड ओवर द डिज़ाइन एंड आफ्टर इट बिकम्स कोल्ड द क्लॉथ इज डिप्ड इन कलर। उसके बाद जब उस पर वैक्स को फैला दिया जाता है, उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, उसके बाद उस कपड़े को कलर के अंदर डुबोया जाता है, डिप किया जाता है। अ वेराइटी ऑफ कलर्स आर यूज्ड, और इसमें कई प्रकार के एक अलग अलग वेराइटी के कलर को यूज़ करते हैं। बिफोर द क्लॉथ इज डिप्ड इन कलर मीन्स कलर में कपड़े को डिप करने से पहले जो वैक्स उसके ऊपर स्प्रेड किया गया था, फैलाया गया था, उसको तोड़ा जाता है। इट प्रोवाइड्स अ यूनिक पैटर्न टू द क्लॉथ। तो इस प्रकार से जो कपड़े पर डिज़ाइन बनाई जाती है वो काफ़ी यूनिक होती है, काफ़ी लोकप्रिय होती है, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने धागा बनाना सीखा और धागे को लूम की सहायता से उसने बुनकर मीन्स वेवर करके उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करा और क्लॉथ पर किस प्रकार से उसने कलरफुल डिज़ाइन बनाना सीखी और अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की जो एम्ब्रॉयडरी वर्क हो गया उसे पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा, उसके बारे में हमने देखा है। स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और इसमें से आपको जो एम्ब्रॉयडरी की जो डिज़ाइन दी गई है उसके बारे में राइट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।